नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल विधेयक इस सत्र में पेश कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो यह सत्र खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गुजरात विधानसभा के परिणाम सामने आएंगे और साथ ही दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी इस दौरान चल रहे होंगे और परिणाम सामने आएंगे। उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये भी एक संकेत जाएगा इस सत्र के दौरान। साथ ही अगर बात की जाए पिछले सत्र की, तो जिस तरह से सत्र में हंगामा देखने को मिला था, हर बार की तरह इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के सभापति दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार संसद सत्र के लिए विधायी कार्य को अंतिम रूप देने के वास्ते सर्वदलीय बैठक भी बुलाएगी। ये पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में कार्रवाई का संचालन करेंगे। जाहिर सी बात है, शीतकालीन सत्र है, खासा महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र से पहले का सत्र है, इसलिए भी आर्थिक दृष्टि से भी खासे मुद्दे इस सत्र में उठ सकते हैं। 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो संसद का शीतकालीन सत्र होने वाला है उसके क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, क्या संदेश होने वाले हैं उसके। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुक्कन जी से। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे दैनिक जागरण के आशुतोष झा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है आशुतोष जी। शुरुआत रामनारायण जी मैं आपसे करूंगा। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर उसकी शुरुआत नवंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास होती है, लेकिन इस बार दिसंबर में शुरुआत उसकी हो रही है। क्या वजह है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी विधानसभा चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह में होते हैं, उस समय विधानसभा चुनाव के चलते हुए सत्र को थोड़ा आगे खिसकाया जाता है। ये हमने 2017 में देखा जब गुजरात हिमाचल के चुनाव थे, 2018 में देखा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव थे। तो ये चुनावों की वजह में जब राजनीतिक दल बिजी रहते हैं, सांसद व्यस्त रहते हैं, तो उसको देखते हुए इसको 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह आगे किया गया है। इसको लेकर के अभी 29 दिसंबर तक चलेगा। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस रही, पहले भी होते रहे, कोई इसमें विवाद की वजह नहीं रही। हालांकि विवाद तो किसी बात भी खड़ा किया जा सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं, राजनीति में होता रहता है। लेकिन इससे सत्र के महत्व पर, सत्र के कार्य पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सांसद और नेता अपने चुनाव से व्यस्तता से मुक्त हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। और चूंकि ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि बजट सत्र से ठीक 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये सत्र होगा, और अगला जो बजट सत्र है वो अगले लोकसभा चुनाव के पहले वाला पूर्ण सत्र होगा, बजट सत्र होगा। इसलिए उसकी तैयारी के लिहाज से भी ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी, सरकार के सामने बहुत सारे विधायी कामकाज हैं। पिछले मानसून सत्र से जो कामकाज बचा था, बीच में जो और चीज़ें आई हैं, वो सब मिल करके इसमें रहेंगी। सप्लीमेंट्री बजट की बातें इसमें आती हैं। और हमने देखा है कि कोरोना काल का जो असर था, जिसका थोड़ा बहुत असर पहली तिमाही पर, दूसरी तिमाही पर रहा, बजट सत्र और मानसून सत्र पर रहा। अब इस सत्र में कुछ अच्छाई हमको आर्थिक स्तर पर देखने को मिल सकती है। हालांकि महंगाई का एक मुद्दा रहेगा, महंगाई की वजह से सरकार पे आर्थिक बोझ ही बढ़ा, लेकिन सरकार ने इसको कंट्रोल करने की, जो नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसकी भी झलक आपको इस सत्र में दिखेगी। जबकि बहुत सारे आर्थिक मुद्दों पर वित्त मंत्री अपनी बात रखेंगी, और जब सप्लीमेंट्री जब बजट आएगा उस पर चर्चा होगी, तो वो चीज़ भी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं जो सामने आएंगे। आने वाले साल के लिए सरकार की किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर तैयारी है। जाहिर सी बात है, देश दुनिया के तमाम मुद्दे सदन के सामने होंगे चर्चा के लिए। विपक्ष के पास भी मुद्दे हैं, सरकार के पास भी अपने कामकाज की एक लंबी सूची है, लंबा एजेंडा सरकार के पास में है। लेकिन बात संदीप जी अगर सत्र की जाए, तो आप कैसे देख रहे हैं कि संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 7 दिसंबर से, कामकाज के लिहाज से, विधेयक के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? नहीं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बजट सत्र से सिर्फ 1 महीने पहले आ रहा है जी, और अगले साल का जो बजट सेशन है, बजट सत्र, वो एक ऐसा बजट सेशन होगा जो कि 2024 के लोग आम चुनाव से पहले होगा। तो उस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सत्र रहेगा। जो बिल सरकार को लगता है कि जो बिल ज़रूरी है
लेकिन कई बार ऐसे छोटी छोटी बिल है जो ज़रूरी है लेकिन पास नहीं हो पाते हैं बड़े, क्योंकि बजट ही सारा, बजट और बजटरी वर्क से वो रिलेटेड बिल्स ले लेती है समय, तो आप कोई छोटे बिल्स कई बार छूट जाते हैं। जी। लेकिन वो छोटे ज़रूर हो सकते हैं। मान लीजिए एक क्लॉज का अमेंडमेंट हुआ या एक दो क्लॉजेस के अमेंडमेंट हुए, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। मसलन सेडिशन, ये अभी हाल फिलहाल में वो हलफनामा में सरकार ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम सेडिशन का, जो आपको पता है कि वो विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक समय सीमा तय कीजिए और फिर बताइए कि इस लॉ को कैसे, इसको संशोधन किया जाए। तो उस टाइम कानून मंत्री ने और कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये प्रधानमंत्री इस चीज़ से अवगत है और वो चाहते हैं कि ये जो कॉलोनियल लॉ है उसको बदला जाए, और कैसे करेंगे वो हम पे तय कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम जल्द ही सत्र में करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विधायक हैं जो कि हो सकता है कि इस सत्र में लाए। उसी तरह के डेटा प्रोटेक्शन बिल है। लेकिन आपने शुरुआत में जो कहा ये बिल्कुल सही है कि ये दो राज्यों के चुनाव के बाद ये सत्र होने वाला है, और एक दिन बाद ही चुनाव के नतीजे आएंगे जी। और नतीजे के बाद ही फिर पार्टीज़ के जो रुख या उनके तेवर तभी पता लगेगा। अगर दोनों राज्य भाजपा ने जीत लिया, जो कि अब सरकार में है, मौजूदा सरकार भाजपा का है गुजरात में और हिमाचल में, तब सरकार के रुख थोड़ा वो ज़्यादा वो जी कड़क होगा, जिसे फर्म जिसे बोलते हैं। जाहिर सी बात है। और अगर ऑपोजिशन ने जीत लिया, जैसे कि उम्मीदें हैं ऑपोजिशन को कि हिमाचल में वो जीत सकते हैं कांग्रेस, तब मुझे लगता है कि वो फिर जो विधानसभा चुनावों का जनादेश होगा उसकी भी कहीं ना कहीं छाया शीतकालीन सत्र पे देखने को मिलेगी। लेकिन आशुतोष जी, अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की, तो सभापति के लिहाज से उनका ये पहला सत्र होगा जिसमें वो कार्रवाई का संचालन करेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव राज्यसभा में आया है या आएगा? देखिए, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो उनका एक लंबा कार्यकाल रहा, बहुत लंबा नहीं लेकिन ठीक ठाक कार्यकाल था, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, उस समय उन्होंने ये दिखाया था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर सख्त हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद से ही लगातार वो जब नेताओं से, अलग अलग पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको साथ में ये भी बता रहे हैं कि भाई देखिए, संसद कामकाज करने के लिए है, यहाँ शोर शराबा मत कीजिए। उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्डिंग्स भी देखे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में आप 2-3 सत्र का आप देखें तो बहुत ज़्यादा अवरोध हुआ है। माइक तोड़ने की कोशिश हुई है, आरोप ये भी लगा है कि किसी के सर फूटे, मार्शल कई बार आए, कई सांसदों को निलंबित करना पड़ा, उसके बाद लंबा गतिरोध चला। शायद जगदीप धनखड़ जी के मन में ऐसा है कि वो एक छवि बदलेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, और इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है, जो कि बहुत अरसे से, बल्कि एक संसद में जब भी स्पीकर्स की मीटिंग होती है सारी, तो ये बात होती है कि भाई वेल में अगर कोई भी आता है शोर शराबा करते हुए, नारेबाजी करता हुआ, कोई प्लकार्ड लेकर के अगर वेल में आता है तो स्वतः निलंबन होना चाहिए। जी, ये सहमति ज़रूर है लेकिन कभी लागू नहीं हुआ स्वतः। लेकिन शायद जगदीप धनखड़ जी चाह रहे हैं कि इस बार से उसको लागू कर दिया जाए। जाहिर तौर पर अगर राज्यसभा में भी ये लागू होता है तो एक मैसेज जाएगा लोकसभा में भी, क्योंकि लोकसभा में भी, हालांकि अब वो बात रही नहीं कि लोकसभा में जो चुनकर प्रतिनिधि आ रहे हैं वो ज़्यादा हुड़दंग करते हैं और राज्यसभा में नहीं। पिछले दिनों में तो राज्यसभा में ज़्यादा रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस तरीके के। तो ये मुझे लगता है जगदीप धनखड़ जी करेंगे। और जो दूसरी बात जो आपने कही थी उसमें 2 शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, बिल्स तो संसद बना ही इसीलिए है कि यहाँ पर बिल पर चर्चा हो, कानून बने, लेकिन लंबे अरसे से जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि संसद धीरे धीरे राजनीतिक अखाड़ा बना है, और इसीलिए एक ही इशू पे हर सेशन में चर्चा होती है। अब जैसे इस बार महंगाई का मुद्दा फिर से लाने की बात है, महंगाई पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है पिछले सेशन में, फिर भी होगी। एक
मार्क्स स्कोर करने की कोशिश होती है वो। लेकिन सबसे रुचिकर होगा, जैसा कि आपने भी कहा, कि ठीक दूसरे ही दिन राज्यसभा 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, ये एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर बहुत देखने की बात होगी कि विपक्ष में एकजुटता बनती है, विपक्ष में खिंचाव और बढ़ता है, सरकार हावी होती है, सरकार कहीं न कहीं अगर किसी एक स्टेट में लूज़ करती है तो क्या उसका उत्साह थोड़ा नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी। जी, जाहिर सी बात है कि सदन जब चलता है तो तमाम बिलों पे चर्चा होती है, जनता के मुद्दों पे चर्चा होती है। सरकार का कहना इस बार भी है, संसदीय कार्य मंत्री ने इस बार भी कहा है कि हम हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार हैं। राम नारायण जी, जो हमने पूर्व के कुछ सत्र देखे उसमें गतिरोध की स्थिति देखने को मिली, सदन के भीतर कुछ मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति देखने को मिली। हालांकि सदन में कामकाज भी खूब होता है, लेकिन और अधिक कामकाज हो इस पर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जी का खासा जोर रहता है कि हर मुद्दे पर चर्चा हो, सरकार भी कहती है चर्चा हो। लेकिन जो गतिरोध की स्थिति रही है पूर्व में, चाहे मानसून सत्र की बात मैं करूं, आप कैसे देखते हैं इस बार स्थिति को? देखिए, पिछली लोकसभाओं की तुलना में मौजूदा लोकसभा में इस कार्यकाल में गतिरोध पहले से कम हुआ है। हालांकि कुछ अवसर ऐसे आए हैं जिनमें कि संसदीय मर्यादाएं गरमाएं टूटी हैं, सांसदों पर कार्रवाई भी हुई है, कड़ी कार्रवाई हुई है। पहले ऐसी कार्रवाइयाँ कम होती थी, लोग टाल दिया करते थे, लेकिन अब देख रहे हैं, अब जो सभापति हैं या लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाया है और सांसदों पर कार्रवाई की है। तो एक ऐसा संकेत गया है कि जो माननीय हैं, जिनको सारा देश देख रहा है, जिन पर देश के कानून को बनाने की जिम्मेदारी है, जिस पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, जब वो अपने दायरे से, अपने ही बनाए नियम कानून से बाहर निकलते हैं तो वो भी इसके दायरे में आते हैं, उनको भी उनका पालन करना होगा। और इस पर जो पहले एक लचीलापन था, उसको लेकर के अब सख्ती बरती जा रही है कि आप अपनी मर्यादा समझें, अपनी गरिमा समझें और संदेश दें। तो इसका सीधा असर अभी देखने में आ रहा है कि गतिरोध होता है, हंगामा होता है। हालांकि आपने अभी चर्चा में आया कि राज्यसभा में ज़्यादा बढ़ा है लोकसभा की तुलना में, उसकी वजह है कि बहुत सारे जो लोकसभा में दल हारे हैं, उनके नेता विधानसभाओं में उनके पास बहुमत रहा, उनके पास नंबर ज़्यादा रहा, तो राज्यसभा में आ गए, तो वो राज्यसभा में ज़्यादा दिखता है। लेकिन सदन राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संसद होती है, मर्यादा कहीं भी टूटे संसद की टूटती है। तो गतिरोध को समाप्त करना जितना सरकार की जिम्मेदारी है, उससे कहीं ज़्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, विपक्ष का काम जनता के मुद्दों को उठाना है। अगर वो हंगामा करता है, गतिरोध करता है, तो एक तो वो जनता के मुद्दों से दूर भागता है और दूसरा सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का मौका छोड़ता है। तो दोहरा नुकसान होता है, वो जनता को भी होता है, विपक्ष को भी होता है। तो हमें लगता है कि विपक्ष अब इस चीज़ को धीरे समझ रहा है कि संसद को गतिरोध में चलाने के बजाय, गतिरोध में डालने के बजाय वहाँ पर सदन के अंदर ही सरकार को घेरा जाए। और जैसा कि अभी नए सभापति आए, उपराष्ट्रपति आए, तो उनका एक बात अहम रहेगी कि वो किसी, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बहुत नहीं रही, बहुत लंबे समय तक वो सक्रिय दलीय राजनीति में उनकी भूमिका नहीं रही है। तो उनसे किसी को राजनीतिक दुराव छिपाव जो होता है, एक निजी वो टकराव भी होते हैं कई मुद्दों पर, वो देखने की नहीं बने। जब वो संचालित करेंगे सभा को, तो निश्चित तौर पर एक नया पर्यावरण, एक नया माहौल उस सदन में देखने को मिलेगा। और जो टकराव राज्यसभा में ज़्यादा बढ़ा, गतिरोध ज़्यादा बढ़ा, हमें लगता है उस पर भी अंकुश लगेगा। जी, अगर विपक्षी एकता की बात, जैसा आशुतोष जी ने कहा, क्योंकि 2 विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आएंगे, मैनपुरी लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, उसके भी परिणाम सामने उभर के आएंगे। जाहिर सी बात है विपक्षी एकता की भी कहीं ना कहीं बात होती है। जनता दल यू का महागठबंधन में शामिल होना आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सदन के बाहर अगर बात की जाए तो विपक्ष बिखरा हुआ दिखता है, कई बार सदन के अंदर भी मुद्दों पर बिखरा हुआ दिखा है। आप कैसे देखते हैं विपक्षी एकता के मुद्दे को सदन के भीतर और बाहर? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि ये नतीजे पे डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए कि दोनों राज्य अगर बीजेपी ने जीत लिया, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस मेन कंटेंडर था हिमाचल में, और हालांकि आम आदमी पार्टी उभर के आई है गुजरात में, लेकिन गुजरात की राजनीति जहाँ तक, मतलब मैंने काफ़ी इलेक्शंस कवर किए हैं उस स्टेट में भी, बाई पार्टीजन रही है दोनों स्टेटों में, हिमाचल और गुजरात में। अब मान लीजिए कि हिमाचल में दोनों स्टेटों के मुकाबले ऑपोजिशन या कांग्रेस की जो स्थिति है वो हिमाचल में ज़्यादा मजबूत
माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो हो सकता है कि सरकार बदल जाए। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं, क्योंकि ये रिवाज रहा है कि हर 5 साल में जनता जो है एक नए सरकार को चुन लेती है और जो एग्जिस्टिंग सरकार है पार्टी, वो बाहर चली जाती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने भी कैंपेन किया, वो बहुत पॉपुलर है और हमने ये रिवाज बदलते हुए देखा है उत्तराखंड में। तो हो सकता है कि हिमाचल में रिवाज बदल जाए और सरकार भाजपा की ही रहे। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए ऐसा हुआ, तब क्या होगा? उसका सीधा इम्पैक्ट कांग्रेस पे होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और उस स्पेस के लिए 2024 के लिए कई दावेदार हैं। आप तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने आप को भारत राष्ट्र समिति बना दिया, नेशनल पार्टी। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वो भी त्रिपुरा से लेके मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी अपना फुटप्रिंट्स एक्सपैंड कर रही है। और ममता बनर्जी क्योंकि वो इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है 3 टर्म, तो सारे तृणमूल के नेता बोलते हैं कि अगर 2024 में किसी को नरेंद्र मोदी बनाम कोई अगर हो तो वो चेहरा ममता बनर्जी का होना चाहिए। तो जब वो ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है ऑपोजिशन। इसमें एक मुद्दा आम आदमी पार्टी भी है। हाँ, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जब से उनकी पार्टी ने पंजाब जीता, तो वो भी नेशनल एम्बिशंस उनका है। उन्होंने कहा भी कि हम अब नेशनल पार्टी बन चुके हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस अगर फिर दोबारा हार गई तो उनका जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का स्टेटस है और जो एक रैलिंग पॉइंट है वो कमज़ोर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन एकता है, अपोजिशन यूनिटी, विपक्षी एकता आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी पार्टीज बोलेंगे कि हम तो आप जैसे ही मजबूत हैं, हम तो अपने जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के जो परिणाम होंगे उसका असर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही कहें सदन के भीतर भी देखने को मिलेगा और बाहर भी देखने को मिलेगा कि विपक्षी एकता का क्या होता है, विपक्ष का रवैया कैसा रहता है, सरकार का रुख कैसा रहता है। इन सब चीज़ों का रुख भी बहुत कुछ तय करेंगे जो चुनाव परिणाम उभर के सामने आएंगे। लेकिन आशुतोष, ये अगर बात मैं मुद्दों की करूं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगता है आपको सदन में चर्चा हो सकती है, विपक्ष उन मुद्दों पर चर्चा मांग सकता है, सरकार भी उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हो सकती है? ऐसे कौन से इशू देश के सामने हैं, जनता के इशू कौन से हैं? देखिए, अपोजिशन की ओर से तो ये लगभग साफ है कि 2 इश्यूज उसके सबसे नज़दीक हैं जिस पे वो चर्चा की फिर से डिमांड करेंगे। एक है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी। ये दोनों इश्यूज़ हैं भी, एक डोमेस्टिक इश्यूज़ है भी, इंटरनेशनल इश्यूज़ भी है थोड़ा, और पॉलिटिकल इशू भी है। परेशानी ये होती है कि जिन इश्यूज़ पे चर्चा होती है वो इश्यूज से भटककर राजनीति की ओर चले जाते हैं, जो लगातार संसद में देखा जाता है। लेकिन ये इश्यूज़ हैं, इसके अलावा तो जाहिर तौर पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पर्यावरण पे चर्चा होनी चाहिए, पर्यावरण पे पूरा विश्व चिंतित है, तो क्यों नहीं सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए पर्यावरण पे। और न सिर्फ चर्चा होनी चाहिए, ठोस कदम एक मिलकर क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई राज्य हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, एक साथ मिलकर वहां क्यों नहीं हो सकता है। कुछ इश्यूज़ हैं जैसे शिक्षा, और इसकी बात करते हैं कि एक तरफ तो बात होती है कि सरकार की ओर से दावे हो रहे हैं कि शिक्षा में हमने बहुत उन्नति की, अपोजिशन की ओर से आरोप लगता है कि नहीं, जबकि शिक्षा राज्य का भी इशू है, तो क्यों नहीं है, इस पर बिल्कुल बैठ के एक बार चर्चा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, NEP जो आया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेकर के अभी भी कई राज्य हैं जिन्होंने नहीं अपनाए उसे। आखिर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो समाज के हर वर्ग से और हर घर से जुड़ा हुआ है, उस पर एक मत एक राय क्यों नहीं बनाई जा सकती है संसद में, उस पर डिमांड क्यों नहीं किया जाता है। तो ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चर्चा मांगी नहीं जाती है इस पर। वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ पे होते हैं और वही इस बार भी दिखेगा। और सदन में गतिरोध की स्थिति बन जाती है। देखिए, गतिरोध तो होगा ही, मतलब जाहिर तौर पर वैसा गतिरोध नहीं दिखेगा जो पिछले 2-3 सत्रों में दिख रहा था, क्योंकि इस बार वैसे इश्यूज़ नहीं हैं जैसे पेगासस जैसे इश्यूज़, जिसको लेकर के कि ये सदन को पूरा बाधित करना चाहे। इस बार जाहिर तौर पर विपक्ष भी चाहेगा कि महंगाई जैसे इश्यूज़ पे ज़्यादा
सदन के अंदर ही चर्चा हो, ज़्यादा शोर हो, ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि भाई महंगाई को लेकर के हम संवेदनशील हैं, आपके मुद्दे को उठा रहे हैं। जी। तो वैसा गतिरोध नहीं होगा कि सदन की कार्यवाही नहीं ना चले, लेकिन शोर शराबा तो आजकल सदन का हिस्सा है। जी। बिल्कुल, लेकिन तमाम बिल ऐसे हैं जो सरकार सदन में पेश कर सकती है। उसमें बिजली संशोधन विधेयक 2022, भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022, जैविक विविधता संशोधन विधेयक, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021। ये रामनारायण जी वो बिल हैं जो सरकार सदन में पेश कर सकती है और तमाम बिल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो आप कौन से मुद्दे देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सदन के सामने चर्चा के लिए हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश और समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या कौन सा ऐसा कामकाज है जो आप मानते हैं आगामी शीतकालीन सत्र में वो जोर शोर से उन पर चर्चा सदन में देखने सुनने को मिलेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सारी दुनिया में चर्चा हो रही है वैश्विक मंदी की। वैश्विक मंदी में अमेरिका की भी चर्चा हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, उसका असर पड़ रहा है। भारत के द्विपक्षीय संबंध जो हैं पाकिस्तान से हों, चाइना से हों, या G20 वाला हुआ, बहुत सारे इशू ऐसे आ रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे भारत के हित सीधे जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष चर्चा करता है तो निश्चित रूप से सरकार भी उस पर सार्थक जवाब लेकर आएगी और बताएगी कि इन स्थितियों में जो परिस्थितियाँ बन सकती हैं, जो उभर सकती हैं, उनके लिए हमारी तैयारी क्या है। और हमने कुछ समय पहले 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही थी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। रिसेशन जो मंदी का दौर, उसके लिए क्या तैयारी हमारी है। हमारी जो मानसून खराब हुआ था बीच में बहुत, उससे क्या तैयारी है। अगले बजट के लिए हम क्या सोच रहे हैं। हमारी जो बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं परियोजनाएं चली, उनकी क्या तैयारी है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये है कि विपक्ष कितने सारगर्भित ढंग से, कितने सकारात्मक रूप से सदन में आता है। अगर वह केवल विरोध के लिए, विरोध की भावना से उन मुद्दों को लेकर के, जैसे आशुतोष जी बोले थे, महंगाई बेरोजगारी में केवल राजनीतिक एंगल से लेकर के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार हैं, जिनमें विपक्ष की सरकार हैं, उनकी तुलनात्मक करते हुए कहाँ क्या हो रहा लेके आते हैं, या दूसरे अन्य मुद्दों को लेके आते हैं, तो वो चीज़ें रास्ते से मुद्दे भटक सकते हैं। लेकिन अगर सार्थक चर्चा है तो राष्ट्रीय स्तर के इतने सारे मुद्दे इनके पास में हैं जो कि कई राज्यों में घटनाएं घटी, बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी। अब एक बड़ी घटना चर्चा में है, उसे नाम चाहिए, इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। माहौल देश से बिगड़ रहा है, सामाजिक समरसता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, समाज किस दिशा में जा रहा है, राजनीतिक जो गठजोड़ बन रहा है वो किधर जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, जनता की समस्याएँ अलग हैं, महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, आपकी जो कृषि की समस्या हो, आपकी पर्यावरण के मुद्दे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सब निर्भर करता है कि विपक्ष की मंशा क्या है, विपक्ष की मानसिकता क्या है, जनता की जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं विपक्षी दलों से, सांसद वो उनके प्रति कितने गंभीर हैं। हाँ, सरकार के सामने जब कोई सवाल आता है तो सरकार पूरी तैयारी से आती है। हम देखते हैं प्रश्नकाल में 20 सवाल होते हैं, सारे मंत्री उनकी तैयारी करते हैं, लेकिन वो प्रश्नकाल ही होता है, सरकार जवाब कहाँ से दे। सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पाई, सरकार कहाँ से कटघरे में खड़ी होगी। नारेबाजी, हंगामा करने से आपको कुछ समय के लिए आपको टीवी फुटेज मिल जाए, देश में हंगामा चलाएगा, लेकिन मुद्दे तो अनसुलझे रह जाते हैं। तो मुद्दे कोई कमी नहीं है, कमी है आपकी कितनी जिजीविसा है। संदीप जी, हमने एक चीज़ देखी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा में सभापति जी ने बार बार इस बात की कोशिश की कि अधिक से अधिक मुद्दों पे चर्चा हो, प्रश्नकाल चले, हर मुद्दे पे सदन में चर्चा हो, सदस्यों की भागीदारी हो चर्चा में। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि प्रश्नकाल जो है और ज़ीरो आवर जो है, ये कभी डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ये डिसरप्शन के चलते वो प्रश्नकाल का समय बदल दिया गया था राज्यसभा में। 11 से 12 फर्स्ट आवर हमेशा डिसरप्शन होता था, तो वो बदल के 12 से 1 बजे कर दिया, ताकि क्योंकि प्रश्नकाल ही एक ऐसा मौका है, चाहे आप रूलिंग पार्टी के हों या विपक्ष के एमपी हो, जब आप सीधा सीधा किसी विषय पे, किसी मंत्रालय पे आप सरकार से आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। आप लिखित रूप पे तो जवाब मिलता ही है, लेकिन आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं कि ये मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। और कई बार मैंने देखा रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं वो भी अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि मैंने ही तो ये पूछा था, जवाब में ये आया। और कई मतलब इंस्टेंसेस है, तो मुझे लगता है वो तो हमेशा से वो सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए। और जहाँ तक डिसरप्शन या गतिरोध की बात है मनोज जी, वो ऐसा है कि जो मुद्दे होते हैं
अभी आशुतोष जी ने ठीक कहा कि जैसे पेगासस जैसा कोई इशू है नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। जी। लेकिन अब वो ठीक वो सत्र से 2 दिन पहले अगर कुछ ऐसा आ जाए तो बिल्कुल माहौल बदल जाता है। आपको याद होगा पिछले मॉनसून के सत्र में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो क्वेश्चनिंग हो रहे थे उसको लेके कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी और उनको पूछताछ हुई कई दिनों, 5 दिन तक। तो उसमें हमने बहुत गतिरोध देखा, प्रोटेस्ट देखे, मार्चेस देखे। तो वो डिपेंड करता है कि क्या इश्यूज़ हैं उस दौरान में आते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है, देखिए ऑपोजिशन, अभी रामनारायण जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस लोकसभा में पिछले लोकसभाओं के मुकाबले एक्चुअली कम हुए हैं डिसरप्शंस। जी। उसका कारण कई हैं, लेकिन 2 कारण तो मैं सीधा सीधा सोच सकता हूँ। एक तो लोकसभा में बीजेपी और रूलिंग पार्टी का जो स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है और ऑपोजिशन इतने कम है कि आप जो फिजिकली भी शाउट आउट नहीं कर सकते। जी। अब पहले की मुकाबले, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो कई बार हमने देखा कि बीजेपी की स्ट्रेंथ बहुत थी, तो वो जब डिसरप्ट करते थे तो पूरा सत्र भी वो। देखिए, एक बात मंशा की भी होती है, यहाँ पर सरकार पहले दिन से ही इस बात को कहती है कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है। जैसा इस बार भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की है कि अमृतकाल के बीच इस सत्र में विधायी मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा होगी और विचार विमर्श होगा। जाहिर सी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी कई बार कहा है, सभापति जी भी बार बार कहते हैं कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा हो, गतिरोध नहीं होगा, सदन में चर्चा होगी, जनता के मुद्दे उठेंगे तो सदन की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चलेगी। उम्मीद करते हैं संसद का शीतकालीन सत्र भी खासा उत्पादक वाला रहेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।